मेरी ज़िंदगी में वह शाम बहुत निराली थी। उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता था, जब नहर के किनारे धीरे-धीरे चलते हुए मैं एक सुनसान जगह पर गया। सोचों में डूबा हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। मगर होश तब आया जब वहाँ किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी। मैं तो भूल ही गया था कि ऐसी जगह पर लड़की की चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है और मैं यहाँ अकेला निकल आया था। यह सोचकर ही मेरे हलक में प्यास की तड़प से मेरे जुबान में कांटे चुभने लगे। जबकि सर्दियों का मौसम था और अब शाम करीबन रात में ढल रही थी। मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो एक मर्तबा फिर लड़की की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह कह रही थी, बचाओ बचाओ प्लीज़ मुझे बचाओ। मैं यह सुनकर रुक गया था। लगता है वाकई कोई लड़की मुश्किल में है। मैं हिम्मत करके यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद जब मुझे एक पेड़ के नीचे एक बाइक नज़र आई जो ज़मीन में पड़ी हुई थी और वहीं से लड़की की हल्की हल्की चीखें और कराहने की आवाज़ आ रही थी। मैं भागकर वहां गया और बाइक को सीधा किया। उस लड़की का हाथ पकड़कर उठाया तो उसने मेरा धन्यवाद किया और पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं वीरू हूँ। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे सवाल के जवाब में उसने रोना शुरू कर दिया और फिर कहने लगी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आई थी और यहाँ हमने बाइक पर रेस शुरू कर दी। मगर फिर उनको शरारत सूझी तो वह लोग मुझे छोड़कर चले गए और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह लोग यहाँ नहीं हैं तो मैंने डर के मारे बाइक को तेज़ चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस पेड़ से टकराकर मैं नीचे गिर गई। उस लड़की से मेरी पहली मुलाकात थी जो एक सुनसान जगह पर हुई। मगर उस टाइम मैं नहीं जानता था कि वह लड़की मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगी। मेरा नाम वीरू है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा एक मामूली सी पियोन की सरकारी जॉब करते थे और सारी ज़िंदगी थोड़ी सी तनख्वाह में गुजर रही थी, मगर ऊपर की कमाई का सोचा तक नहीं। माँ कभी कभी आर्थिक समस्याओं से तंग आकर पापा को कह देती थी कि कुछ कमाई का सोचो, मगर पापा हमेशा माँ को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहते थे और चुप करवा देते। मैं अपनी माँ पापा का इकलौता चिराग था जो कि जिंदा बच गया था, वरना मुझसे पहले माँ पापा के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए थे जो थोड़े ही दिनों में जीकर मर गए थे और फिर 3-4 साल तक माँ प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मैं इस दुनिया में आ सकता था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरी माँ जब प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम उनकी शादी को 12 साल हो गए थे और मैं उनकी ज़िंदगी में बहार बनकर आया था। वह मुझे इतना प्यार करती थी कि हर टाइम मुझे अपनी आंखों के सामने रखती थी। पापा का भी यही हाल था। पापा मुझ पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, मेरी हर खुशी पूरी करने की कोशिश करते थे। जब मैं स्कूल जाने लगा तो पापा मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा करते थे। मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर उनकी गरीबी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। उसके अलावा उन्होंने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई करवाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरा एडमिशन 10वीं क्लास में होना था तो पापा ने अपनी साइकिल बेचकर मेरा दाखिला करवाया था। उसके बाद पापा ने अपनी जॉब से वापस पर आकर एक दोस्त की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया ताकि 4 पैसे वहाँ से भी मिल जाएं तो मेरी फीस का बंदोबस्त हो जाए। पापा सुबह नौकरी पर चले जाते और शाम को वहीं से अपने दोस्त की दुकान पर जा बैठते। रात के 10-11 बजे तक वहाँ टाइम बिताते और फिर घर आकर खाना खाते, आराम करते। पापा की मदद की खातिर माँ भी सिलाई का काम करने लगी, जबकि पापा माँ को काफ़ी रोका करते थे। माँ ने पापा से कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ। पर पापा के मना करने के बहुत अहम वजह थी और वह थी कि माँ की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। पापा नहीं चाहते थे कि माँ की नज़र पर ज़्यादा असर पड़े। घर की समस्याएं ऐसी थी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे। मैं उनको जब ऐसे मशीन की तरह काम करते देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, मगर मैं उस टाइम मजबूर था। इसी तरह टाइम का पहिया चलता रहा और मैं कॉलेज में दाखिला ले लिया। माँ की मेहनत की कमाई का मुझे बहुत कदर था, इसलिए मैं पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था और मेहनत करता था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं जब 12वीं क्लास में था तब एक कयामत मुझ पर टूटी, जिसने मेरी माँ को भी हिलाकर रख दिया।
मेरे पापा डबल काम की वजह से बहुत बीमार और कमज़ोर होते जा रहे थे। फिर एक दिन यह कमज़ोरी इस हद तक पहुंच गई कि उनको खून की उल्टियां होने लगीं, जिसकी वजह से दिल और गुर्दों ने अपना काम करना छोड़ दिया। पापा एक दिन हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को बाय करके चले गए। माँ के लिए सबसे बड़ा झटका था, जिसने हमें एकदम से बेआसरा कर दिया था। मेरे पापा का छोटा सा मकान था, जो पापा ने पहले ही मेरे नाम कर दिया था। इसी में हम रहते थे। अब इस छोटे से मकान में सिर्फ 2 लोग थे जो ज़िंदगी को घिस घिस कर बिता रहे थे, क्योंकि पापा के जाते ही उनके दोनों काम भी खत्म हो गए थे, जिससे कोई आमदनी का रास्ता ना रहा। माँ की सिलाई मशीन की खड़खड़ से ही पूरा घर चलता था और चूल्हा जल रहा था, मगर माँ को दिन रात सिलाई करते हुए देखकर मेरा भी दिल जलता था। मैं चाहता था कि मेहनत मजदूरी करके कोई भी काम कर लूँगा, मगर माँ इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैं पढ़ाई छोड़कर कामों में लग जाऊं, माँ को समझने की कोशिश करता, समझाने की कोशिश करता, तो वह रोने लग जाती। अगर तेरा बाप जिंदा होता तो क्या तुझे कॉलेज से हटा लेता? माँ की बातें सुनकर मैं अपने आंसुओं को अपने अंदर पीता रहता। पढ़ने में दिल लगाने की कोशिश करता, मगर मेरा दिल लगता न था। मेरा दिमाग काम करता था, हर टाइम फिक्र और सोचों में मेरे अंदर घर बना लिया था। पापा के मरने के बाद जब 2 महीने बीत गए, घर में धीरे धीरे सब राशन पानी खत्म हो गया। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि माँ मुश्किल से 2 टाइम का खाना खाते थे, मैं और माँ। माँ की दवाई के लाने तक के पैसे नहीं थे। वह तो भगवान की कृपा थी कि मकान अपना था, वरना पता नहीं क्या होता। एक दिन माँ मशीन पर बैठी सिलाई कर रही थी कि अचानक माँ को चक्कर आने लगे और उसने मुझे आवाज़ दी कि मैं किताब में सर दिए बैठा था। मेरे कॉलेज की फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे। माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से माँ के पास गया तो वह चारपाई पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसमें जान ना हो। यह देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई। मैंने जल्दी से माँ को हिलाया और पानी लाकर माँ के मुंह पर छींटे मारने लगा। माँ को होश आ गया तो माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया। माँ को उसी टाइम सरकारी अस्पताल ले गया, मगर जितनी परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि माँ जो मर्जी करे कहे, जिसके भी वास्ते दे, मगर अब मैं काम करूँगा और भगवान ने चाहा तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगा। 4 घंटे अस्पताल में बिताने के बाद हम घर आए तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। यह रोने का नहीं, हिम्मत करने का टाइम था। मैंने माँ को बिस्तर पर लिटाया और अपना लैपटॉप उठाकर बाहर चला गया। मार्केट में जाकर मैंने अपना लैपटॉप बेचा और राशन के साथ कुछ खाने को लेकर आया। माँ की दवाई भी आ गई और घर में आकर माँ को अपने हाथ से खाना खिलाकर दवाई खिलाई। माँ रो रही थी कि मुझे अपना लैपटॉप बेचना पड़ गया, मगर मैं माँ से कहने लगा कि मैं पापा के बाद अब आपको नहीं खो सकता। यह सुनकर माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। उसके बाद माँ ने मुझसे वादा करवाया कि नौकरी के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी करोगे। माँ ने मुझे काम करने की भी परमिशन दे दी। मैं उसी टाइम मार्केट निकल गया और कई दुकानों पर काम पता करने के बाद मुझे सुबह से शाम तक काम न मिला। मेहनत और टाइम बहुत ज़्यादा था उस नौकरी में, मगर मुझे उस टाइम अपना घर चलाना था। मैंने टीचर से बात कर ली कि अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। इसके लिए मुझे किसी दिन छुट्टी करनी होगी या हफ्ते में 1 दिन क्लास लेने आऊँगा, तो वह मान गए। मेरी तनख्वाह इतनी तो नहीं थी कि राशन बिल देने के बाद कुछ पैसे हाथ में रह जाएंगे, जिससे कुछ दिन ही सही खाना तो पकेगा। इसलिए मैं यह काम करने को दिल जान से राजी था। अगले दिन से काम पर जाने लगा और रात को पढ़ता। जिस दिन शनिवार होता उस दिन हाफ डे दुकान पर लगा था और शनिवार खत्म होने के बाद में ट्यूशन के लिए काम देखना शुरू कर दिया और जल्दी ही मुझे प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को ट्यूशन मिल गई और मैं सारा दिन दुकान पर काम करता और दुकान से छुट्टी होने पर वही कपड़े बदलते और ट्यूशन पढ़ाने चला जाता। अब मुझे तसल्ली थी कि मेरी फ़ीस का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर उसके अलावा मैंने 2 जगह और ट्यूशन देना शुरू कर दिया। अब रात को 7-8 बजे घर आ जाता और माँ को सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें सुनाता ताकि वह परेशान ना हो। जब मुझे काम करते और ट्यूशन पढ़ाते 1 महीना हो गया तो मुझे पहली तनख्वाह और फीस मिली। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने अपनी पहली कमाई माँ को दी तो वह खुशी से रोने लग गई। अब मैंने अपनी माँ को कपड़े सीने से भी रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो। दिन बीतने लगे और जब तक मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया था, मैंने फ़ीस जमा कर ली। अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता था, मगर मैंने बिजनेस की पढ़ाई करना शुरू कर दी। 2 साल बीत गए, पर जब मैं पहली बार जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक छोटी सी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। मेरी कामयाबी की तरफ पहला कदम था।
माँ की मृत्यु का भी अब तो 1 साल पूरे होने वाला था। मुझे बहुत दुख था कि मेरी कामयाबी का सफ़र शुरू होने से पहले मेरी माँ और बाप इस दुनिया से चले गए थे, मगर मुझे जीने का जज्बा दे गए थे। मैं मेहनत करना और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना सीख गया था। आज जब नहर के किनारे सोचों में डूबा हुआ चला जा रहा था तो सुनसान जगह पर पहुंच गया था जहां मेरी मुलाकात सुहानी से हुई थी। सुहानी की बाइक को मैंने साइड करके अपनी बाइक पर सुहानी को घर तक लिफ्ट दी। उसी बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और जब उसके बंगले के सामने मेरी बाइक रुकी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वह इतने अमीर घर से थी। मुझे उसने चाय के लिए कहा, मगर मैंने जल्दी से बहाना बनाकर माफ़ी मांग ली और उसने मुझसे मोबाइल नंबर लिया और अपना मोबाइल नंबर मुझे दिया। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। ऑफिस में जॉब करते हुए मुझे 6 महीने हो चुके थे, मगर मैं तसल्ली में नहीं था। मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस और पैसे दोनों चाहिए थे। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, मेरी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में माँ बाप का चेहरा था। मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मेरे नंबर पर सुहानी का कॉल आया। उस दिन के बाद से बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुझे कॉल करती, मेरा हाल चाल पूछती, मेरे खाने पीने का भी पूछती। मुझे लगने लगा कि अब दुनिया में वही है जिसे मेरी थोड़ी बहुत फिक्र है। वह मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। हम अपने ऑफिस में भी एक दूसरे से बात कर लिया करते थे और कॉल कर लिया करते थे। मुझे काफ़ी टाइम के बाद कोई ऐसा दोस्त मिला था जिसने मेरी तन्हाई को बांट लिया था। मेरे बारे में सुहानी सब जानती थी, मैं भी उससे काफ़ी हद तक जान चुका था। हमारी बातचीत और दोस्ती को 6 महीने बीत गए थे। उस बीच हम हफ्ता 2 हफ्ता बाद कहीं किसी पार्क में, होटल में खाने या चाय पर मिल लेते थे। मगर एक दिन उसने मुझे अपने पापा का विजिटिंग कार्ड दिया और कहने लगी, पापा को ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है, तुम ज़रूर पापा से बात करो। मैंने चुप से कार्ड पकड़ लिया तो वह समझ गई और जल्दी से बोली, फिक्र मत करो, पापा को मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तसल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करो। मुझे यकीन है कि यह जॉब तुम्हें मिल जाएगी क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मैंने सुहानी के दिए कार्ड पर लिखा एड्रेस देखा और अगले दिन सुहानी के पापा के ऑफिस पहुंचा। उस दिन मुझे इंटरव्यू भी देना था। इसी तरह सुहानी के पापा से मेरी पहली मुलाकात हुई और मेरी खुशनसीब थी कि शहर की इतनी बड़ी कंपनी में मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई। सुहानी के पापा मिस्टर प्रकाश की बातों और अंदाज से मुझे यकीन हो गया कि सुहानी ने सच कहा था कि उसके पापा मुझे नहीं जानते। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मुझे मेरी योग्यता पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी, और वह भी तब जब मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन ही पूरी हुई थी। मैंने ऑफिस से निकलते ही सुहानी को कॉल किया और उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया। अगले दिन मेरा ऑफिस शुरू हुआ। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और 15 दिन में ही मिस्टर प्रकाश मेरे काम से बहुत खुश होने लगे। मैंने उनसे परमिशन ले ली कि मुझे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मैं अपने काम में फ़र्क नहीं आने दूंगा। वह मान गए और मुझसे बहुत खुश थे कि ऐसे नौजवान आजकल नहीं मिलते जो ज़िंदगी में इतनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और महीने बाद ही मुझे ऑफिस की तरफ से नया फ्लैट और कार मिल गई। सुहानी मेरी उस कामयाबी पर मुझसे ज़्यादा खुश हुई। उस दिन मुझे मेरे पापा और माँ बहुत याद आए। काश वह जिंदा होते तो देखते कि उनकी प्रार्थनाएं और मेहनत कैसे रंग लाई हैं। ऑफिस में जॉब भी चल रही थी और पढ़ाई भी चल रही थी। एक दिन मुझे मिस्टर प्रकाश ने ऑफिस में बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सीट पर बैठने का इशारा किया और कहने लगे कि मिस्टर, मुझे तो आज मालूम हुआ कि आप हमारी इकलौती बेटी सुहानी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने एक नज़र उनकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई ऐसे आसार नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि सुहानी बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बात पर मिस्टर प्रकाश साहब ने कहा कि आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और काबिल इंसान हैं और आप जैसे अच्छे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। मैं थोड़ा हैरान सा हुआ और मिस्टर प्रकाश साहब के ऑफिस से बाहर आ गया। मुझे सुहानी ने बताया कि उसका कोई भाई बहन नहीं है और उसकी मम्मी की मृत्यु भी 2 साल पहले हो चुकी है। इतने बड़े घर में सुहानी और उसके पापा अकेले रहते हैं। असल में मिस्टर प्रकाश की कपड़ों की 2 फैक्ट्रियां थीं, लेकिन मैं कभी फैक्ट्री नहीं गया था क्योंकि मेरा काम ऑफिस तक ही था। मिस्टर प्रकाश को पता चला कि मैं उनकी बेटी का दोस्त हूँ। उसके बावजूद उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही मुझसे काम की बात करते और कभी कभी गपशप भी लगा लेते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था।
एक रात मैं सुहानी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने मुझसे जो कहा वह मेरी सोच से बहुत आगे था। वह कहने लगी कि पापा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से होनी चाहिए जो वीरू जैसा हो। मैं सुहानी की बात सुन रहा था मगर जो उसने कहा उस पर मैं उछल पड़ा। वह कहने लगी मैंने पापा को कह दिया कि मेरी शादी वीरू से ही कर दीजिए और पापा तैयार हो गए हैं। अब वह जल्दी तुमसे बात करेंगे, तुम मना मत करना। मैं सुहानी की बातें सुन तो रहा था मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शहर का जाना पहचाना बिजनेसमैन अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझ जैसे आम लड़के से भला क्यों करेगा। मुझे लगा कि सुहानी मजाक कर रही है मगर कुछ दिन बाद ही उसकी बात सच साबित हुई। प्रकाश साहब ने एक दिन ऑफिस के बाद मुझे अपने पास रोक लिया और कहा कि कहीं बाहर चाय पीने चलते हैं, फिर घर चले जाना। मैं उनके साथ चला गया। चाय के बीच उन्होंने कहा कि वीरू, मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे दिमाग ने बहुत लुभाया है मगर उससे भी ज़्यादा मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई है। यकीनन तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक और शरीफ इंसान होंगे। मैं उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम सुहानी का हाथ थाम लो ताकि मुझे यह फ़िक्र ना रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उससे शादी करने के लिए अमीर से अमीर लड़के तैयार हैं मगर सब सिर्फ मेरे बिजनेस की वजह से सुहानी से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यही फ़ैसला लिया है कि सुहानी की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। मैं हैरान होकर प्रकाश साहब की बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था, ना उनके बिजनेस से कोई मतलब था, बल्कि सच तो यह था कि मैं खुद सुहानी को पसंद करता था। इसलिए मैंने प्रकाश साहब को मना नहीं किया और अपना सिर झुका लिया। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद अंकल ने मेरी और सुहानी की शादी तय कर दी और एक पार्टी में अनाउंसमेंट कर दिया कि मैंने महसूस किया है कि कई लोगों के चेहरे उतर गए थे। मैं समझ गया था कि सुहानी से शादी करने के लिए कई लोग इच्छा कर रहे थे। यह सब मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मगर यह सब हकीकत था। और सच कहूँ तो मैं सपने में भी यह सब नहीं सोच सकता था। फिर 2 महीने बाद हमारी शादी हो गई। अंकल ने अपनी बेटी सुहानी को शादी के तोहफे में एक बहुत खूबसूरत घर दिया जिसमें शादी के बाद हम रहने लगे, क्योंकि यह सुहानी की इच्छा थी। मगर उससे ज़्यादा मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया। प्रकाश अंकल ने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की थी। इतनी दौलतमंद और खूबसूरत होने के बावजूद उसमें जरा भी घमंड नहीं था। शादी के बाद सुहानी को और अच्छी तरह जान पाया। वह बहुत उच्च विचार रखती थी और घर के कामों में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी। मैं और सुहानी बहुत खुश थे। शाम को रोज़ मैं सुहानी को उसके पापा के घर ले जाता, क्योंकि अब अंकल अकेले हो गए थे। मैंने प्रकाश अंकल को कई बार कहा कि वह हमारे साथ रहें, मगर वह कहते थे कि बेटी के घर में नहीं रहेंगे। मेरे ऑफिस के वही रूटीन रही, जबकि मैं मुझको कई बार अपनी सीट और जिम्मेदारियां संभालने को कहा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांग लेता और फिर एक दिन अचानक अंकल को हार्ट अटैक हो गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे। उस बीच उन्होंने मुझे ऑफिस और फैक्ट्री संभालने को कहा, मगर मैंने उनको तसल्ली दी कि वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने दिल से उनके लिए प्रार्थनाएं की, मगर डॉक्टर ने बताया उनके दिल में कई ब्लॉकेज हैं, जिसके बारे में उन्होंने सुहानी से भी नहीं बताया था। कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुहानी तो क्या, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सुहानी तो जैसे अपने पापा के लिए पागल सी और अधमरी सी हो गई थी और मुझे भी बहुत दुख था। मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई। वह कैसे मुझसे बिछड़ गए थे। प्रकाश अंकल के मरने के बाद सुहानी को मैं विदेश ले गया ताकि उसका ध्यान बढ़ सके, वरना वह तो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। हर टाइम गुमसुम सी बैठी रहती थी या रोती रहती थी। 15 दिन बाद जब हम वापस आए तो ऑफिस में काम करने वाले अंकल के पुराने वर्कर ने मुझे कहा कि अब ऑफिस और फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप ही हैं जो संभाल सकते हैं, या फिर यह जिम्मेदारी सुहानी को लेनी होगी। मैंने उनसे कहा कि सुहानी से राय करके बताऊंगा। फिर मैं जब घर आया तो मैंने सुहानी से बात की। वह कहने लगी कि उसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मैंने ऑफिस संभाल लिया और एक हफ्ते बाद फैक्ट्री का चक्कर लगाया तो वहाँ कुछ बहुत अजीब सा देखने को मिला। जो फैक्ट्री कपड़े की थी, इसलिए यहाँ बहुत काम था।
जो आसानी से औरतें भी कर लेती थीं, मगर मुझे वहाँ यह हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। वहाँ एक बड़े से हॉल में बहुत सारी औरतें काम कर रही थीं, मगर वह सब बूढ़ी औरतें थीं। मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे ससुर ने बूढ़ी औरतों को क्यों काम पर रखा हुआ था। मैं कुछ देर खड़ा होकर औरतों को देखता रहा। वह सब बड़े मेहनत से काम कर रहे थे। उनकी उम्र करीब करीब 45 से 60 साल की होगी और कुछ औरतें तो और भी ज़्यादा उम्र की थीं। वह एक तरफ कुर्सियों पर बैठी बातों में बिजी थीं। वहाँ मैंने कुछ हॉल में कुछ हल्की हल्की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया। फिर मैं एक तरफ खड़ा हो गया, इसलिए किसी ने मुझे वहाँ नहीं देखा, मगर जैसे ही उनको मालूम हुआ कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, वह सब के सब काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लग गईं। जब मेरी मैनेजर ने उनको बताया कि प्रकाश साहब की जगह अब मैं उनका काम संभाल लूँगा, तो उन्होंने मुझे नमस्ते किया और जो औरतें एक तरफ बैठी थीं वह मेरे पास आईं और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद देने में लग गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था यह क्या माजरा है। मैंने उनको प्रणाम किया और मैं मुस्कुराकर उन्हें काम करने को कहा, खुद बाहर चला गया। फैक्ट्री एरिया में बने ऑफिस में जाकर बैठा तो मैंने मैनेजर से पूछा, यह क्या मामला है। जो मैनेजर वहीं के पुराने वर्कर थे जो सालों से यहाँ काम कर रहे थे और उनको मैंने मैनेजर की पोस्ट दी थी, वह सब कुछ जानते थे। जो उन्होंने बताया वह मेरे लिए बेहद हैरान करने वाली बात थी। वह कहने लगा कि प्रकाश साहब की एक विधवा माँ के इकलौते बेटे थे। उनकी माँ ने कपड़े सी कर उनको पाला और पढ़ाया। वह जमाना सस्ता और अच्छा था, इसलिए उनको जल्दी ही एक कंपनी में जॉब मिल गई और जब तक उनकी तरक्की हुई उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पुराना रहने वाला घर बेचकर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और एक छोटी फैक्ट्री की बुनियाद रखी और उन्होंने बेसहारा औरतों के लिए एक एक ओल्ड होम बनवाया है, जहां हर औरत को रहने के लिए जगह दी और जो औरतें अकेली थीं और फैक्ट्री का धागा काटने और कट पीस निकालने वाला डिपार्टमेंट उन औरतों के हवाले कर दिया, ताकि वह खुद बोझ न बने और खुद को बेकार न समझें। यहाँ विधवा और तलाकशुदा औरतें भी काम करती थीं जो अपनी औलाद के लिए रोजी रोटी कमा रही थीं। मैं यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुझे अब समझ में आया कि अंकल का दिल इतना नरम और अच्छा क्यों था। उन्होंने भी मेरी तरह जमाने के ऊंच नीच में पापड़ बेले थे, मगर उन्होंने मुझसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके बिजनेस का जमाया था और मैंने फैसला किया कि मैं अब उनके हर कामों को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूँगा। मैंने मैनेजर के साथ उस ओल्ड होम का सारा कारोबार देखा और अपने साथ सुहानी को भी ले गया। यह सब देखकर सुहानी भी खुश हो रही थी और वह मुझसे कहने लगी कि ओल्ड होम की सारी जिम्मेदारियां वह निभाना चाहती है। मैंने खुशी खुशी उसे ही जिम्मेदारी सौंप दी। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन और 2 बच्चों का बाप हूँ। प्रकाश अंकल के बने वो ओल्ड एज होम में और सारे कामों की इस तरह निभा रहा हूँ। मैं अपनी औलाद की परवरिश भी ऐसे करना चाहता हूँ जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी और प्रकाश अंकल ने सुहानी की। इंसान की ज़िंदगी का मकसद यह होना चाहिए कि वह दूसरों के काम आ सके। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।